हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बात। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं डीएनए में। फिर पढ़ेंगे हम लोग कैसे डीएनए से डीएनए बनता है, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है और कैसे आरएनए से प्रोटीन बनता है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हर टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएनए से। देखो, जो न्यूक्लिक एसिड है, टू टाइप के न्यूक्लिक एसिड हल, ठीक है। टू टाइप के न्यूक्लिक एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं? टू टाइप के न्यूक्लिक एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, लिविंग फॉर्म में होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है जिसको बोलते हैं डीएनए, और एक होता है जिसको बोलते हैं क्या? आरएनए। टू टाइप के क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? इसको बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में जो डीएनए है। डीएनए क्या है? डीएनए किसकी तरह एक्ट करता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। डीएनए किसकी तरह एक्ट करता है? ये एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। डीएनए किसकी तरह एक्ट करता है? ये एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। जो डीएनए है किसकी तरह एक्ट करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। आप बहुत लोग को मालूम नहीं होगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। मतलब एक जनरेशन से जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए है वो क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को पास करता है। उसीलिए इसको बोलते हैं क्या? डीएनए क्या है? एक्ट करता है कैसे? जेनेटिक मटेरियल की तरह, ठीक है। एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो आरएनए है ये भी क्या करता है? ये भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, लेकिन किसमें करता है? ये वायरसेस में, ठीक है। ये भी क्या करता है? जो आरएनए है भी किसकी तरह एक्ट करता है? आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। एक्ट एज, ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ये भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, लेकिन किसमें करता है? ये करता है वायरसेस में, ठीक है। किसमें करता है? वायरसेस में। कौन सा वायरस? उसका एग्जाम्पल क्या है? उसके एग्जाम्पल आपके हैं रेट्रोवायरसेस। कौन सा वायरसेस? रेट्रोवायरसेस, कोरोना वायरसेस, ठीक है। जिसमें क्या होता है? जो आरएनए है वो किसकी तरह एक्ट करता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। किसमें करता है? ये वायरसेस में। वायरसेस का एग्जाम्पल मैं बताया आपको, रेट्रोवायरसेस एंड कोरोना वायरसेस। समझ गया कि टू टाइप के होते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। टू टाइप के होते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। और जो आरएनए ये भी क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है किसमें? वायरसेस में, रेट्रोवायरसेस में या कोरोना वायरसेस में। समझ गए? तो हम लोग अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं डीएनए के बारे में, ठीक है। तो आप डिस्कस करेंगे डीएनए। देखो, जो डीएनए है, डीएनए को मतलब सबसे पहले आप देखो डीएनए क्या है। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। डीएनए क्या है? इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है जो किसमें होता है? किसमें प्रेजेंट होता है? एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, ठीक है। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो किसमें होता है प्रेजेंट? ये होता है प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो इतना बात आप समझ गए कि डीएनए क्या है? एक एसिडिक सब्सटेंस है जो किसमें होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसको सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई किया था कि डीएनए है? जो कौन, मतलब कौन बताया था कि
जो डीएनए है एसिडिक सब्सटेंस और प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस में। कौन बताया था, सबसे पहले जो आइडेंटिफाइड किया था साइंटिस्ट का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर देखो फ्रेडिक, ठीक है। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, फ्रेडिच, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेडिच मेसर। उस साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट को बोलते हैं फ्रेडरिच मेसर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेडिस मेसर। तो देखो जो साइंटिस्ट ने बताया था कब, 1981 बताया था फ्रेडिक मेसन ने, कब बताया था कि जो डीएनए होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, एसिडिक सब्सटेंस है, जो कहाँ होता है, प्रेजेंट न्यूक्लियस में होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाइड कौन किए थे, फ्रेडिच मेसन ने, ठीक है। और उन्होंने नाम बोला था क्या, न्यूक्लियन, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया था, उन्होंने नाम दिया था उसको न्यूक्लिन। उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने नेम दिया था इसको क्या, न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था उन्होंने, उन्होंने नाम दिया था उसको न्यूक्लिन। समझ गए। इसको देखो, डीएनए क्या है भाई, डीएनए मतलब है एक लॉन्ग पॉलीमर है, ठीक है। डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए किससे बना है, डीएनए किसका मोनोमर है, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से क्या फॉर्म हुआ है, डीएनए फॉर्म हुआ है। सो डीएनए क्या है, ये पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। सो आप लिखो, इसको नोट करो, डीएनए क्या है, डीएनए इज, ठीक है, क्या है कि डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। किसका है, न्यूक्लियोटाइड का। समझ गए, डीएनए क्या है, लॉन्ग पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। यहां तक क्लियर है आप। सबसे पहले देखो, उसके बाद आपके स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया है, जो है सबसे पहले एग्जांपल किसका दिया है, एक वायरस का एग्जांपल लिखा है अब, ठीक है। 5 × 174 आपके एनसीईआरटी में एक वायरस का नाम है, ठीक है। जिसमें बताया है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, ठीक है। इसमें बताया है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कितने होते हैं, 5386, ठीक है, 5368। इसमें कितना होते हैं, 5, ठीक है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने होते हैं इसमें, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इतना इसमें होते हैं। एक क्या है, 5 × 174 क्या है, ये वायरसेस है। एक क्या है, बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज है जो वायरसेस है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड कितना होता है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड एग्जांपल किसका दिया है, सेकंड एग्जांपल दिया है लैम्डा, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज लैम्डा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल किसका दिया है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा, जिसमें अब बताया है कि जो बेस पेयर होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, बेस पेयर टोटल इसमें होते हैं 548502, ठीक है। इसमें कितना होता है, इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं किसमें, बैक्टीरियोफाज लैम्डा में। समझ गए, इसमें कितने होते हैं, 48502 बेस पेयर इसमें होते हैं किसमें, बैक्टीरियोफाज लैम्डा में। उसके बाद एग्जांपल दिया है इसेरिया कोलाई, ठीक है। एक और एग्जांपल है देखो, आइसेरिया कोलाई, जो आइसेरिया कोलाई है, ठीक, एक इसमें जो बेस पेयर होते हैं कितने होते हैं इसमें, इसमें जो बेस पेयर होंगे कितने होते हैं इसमें, 4 × 10⁻6, 4.6 10⁻6 बेस पेयर इसमें होते हैं, ठीक। इसमें कितने होते हैं, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर इसमें होते हैं किसमें, इसेरिया कोलाई में। तो इतना बेटर समझ गए। और दिया है एग्जाम्पल, और बताऊंगा आपको, और दिया है एग्जाम्पल किसका, ह्यूमंस का। इतना तो हो गया, इतना समझ गए आप। एक और दिया, उसके बाद देखो ह्यूमंस के बारे में बताया अब, ठीक है। अब किसके बारे में बताया है, ह्यूमन। ह्यूमन में जो होते हैं कितने होते हैं, ह्यूमन में, ह्यूमन में जो बेस पेयर होता है कितना होता है, ह्यूमन बेस पेयर। ह्यूमन में बेस, बीपी मतलब क्या है, बेस पेयर,
बीपी मतलब क्या? बीपी मतलब है बेस पेयर। सो ह्यूमन में कितने बेस पेयर होते हैं? ह्यूमन में जो बेस पेयर होता है कितना होता है? हैप्लॉइड में होता है कितना? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है, किस में होते हैं? हैप्लॉइड में। 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर किस में होते हैं? हैप्लॉइड में होते हैं। ये होता है हैप्लॉइड में। अगर डिप्लॉइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? अगर डिप्लॉइड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर डिप्लॉइड की बात करेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। ठीक है, एक इसमें होगा, ये होगा प्रेजेंट डिप्लॉयड में। ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, इसमें ह्यूमन में कितना बेस पेयर होगा? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होंगे किसमें? ह्यूमन में। तो जनरल, आप जनरल इंट्रोडक्शन समझ गए डीएनए के बारे में। डीएनए में क्या होता है? डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जो क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। सबसे पहले उसके बाद हम लोग बेस पेयर की बात करें। एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर याद करना पड़ेगा कि किसमें कितना बेस पेयर है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। समझ गए बात को? तो इसमें देखो 5 × 174 वायरस है, जिसमें है कितना न्यूक्लियोटाइड है? 5386 क्या है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उसके बाद है बैक्टीरियोफाज लैम्डा, जिसमें 48502 बेस पेयर होते हैं। उसके बाद है इसेरिया कोलाई, जिसमें 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। उसके बाद क्या है? ह्यूमन में कितने होते हैं बेस पेयर? हैप्लॉइड में 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होते हैं, और डिप्लॉइड में होते हैं कितना? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर होते हैं। क्लियर? अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो आप क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, सो आप क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसको बोलते हैं भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब न्यूक्लियोटाइड का चेन को। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का चेन को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड के चेन को बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो आप क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो देखते हैं आप स्ट्रक्चर किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। तो इसमें क्या देखेंगे आप? स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। सो देखो, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? ये न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? अब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान से देखो, समझो। सो जो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, ये 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। एक होता है फॉस्फेट, एक पहला को बोलते हैं क्या? फॉस्फेट। सुगर, पेंटोस सुगर जिसको बोलते हैं। ठीक है, सुगर, इसको बोल सकते हो पेंटोस सुगर। और किससे बनता है? नाइट्रोजिनस बेस। और क्या होता है इसमें? नाइट्रोजिनस बेस। सो जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए है उसमें क्या होता है? डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं फॉस्फेट, सुगर और नाइट्रोजिनस बेस। जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखो। ठीक, फॉस्फेट का आप देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? फॉस्फेट होता है क्या? PO4 3-। ये क्या है? फॉस्फेट है। इसका आप लोग स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। ये क्या है? फॉस्फेट। इसको बोलते हैं क्या? ये है फॉस्फेट। समझ गए? उसके बाद देखो नेक्स्ट आप शुगर का स्ट्रक्चर। जो शुगर होता है, ये डीएनए और आरएनए में डिफरेंट डिफरेंट होता है। डीएनए में क्या होता है? ये डीऑक्सी राइबो शुगर, और आरएनए में होता है राइबो शुगर। ठीक है, कैसा होता है ये?
टू टाइप के शुगर होते हैं, एक होता है डीएनए में क्या होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और आरएनए में होता है राइबोस शुगर खाली। सो हम लोग ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इसका आप डीऑक्सीराइबोस शुगर के बारे में पढ़ो, आप देखो मतलब डीऑक्सी राइबोस शुगर जो किसमें होता है, जो डीएनए में होगा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस शुगर किसमें होता है प्रेजेंट, ये होता है डीएनए में। डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है प्रेजेंट डीएनए में। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। सो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं क्या, फ्यूनोरोस। ये क्या बन गया आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर, शुगर का स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पर क्या होता है ओ एच 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 ओ एच, यहाँ पर क्या होगा CH2OH, और यहाँ पर H। तो किसका स्ट्रक्चर है ये, डीऑक्सीराइबोस शुगर का। ही आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्लियर। अगर आप बात करोगे आरएनए के बारे में, सो आरएनए में कौन सा शुगर होता है, राइबोस शुगर। और उसमें क्या होगा देखो डिफरेंट क्या है, ठीक है। आरएनए और डीएनए का मैं आपको डिफरेंट भी साथ ही साथ बताऊंगा। सो देखो आरएनए में डिफरेंट क्या होगा, इसमें देखो सेकंड पोजीशन में क्या है, यहाँ एच है। तो सेकंड पोजीशन में आरएनए में क्या होता है OH होता है, क्या होता है उसमें OH ग्रुप होता है, उसी की वजह से जो आरएनए है वो कैसे होता है अनस्टेबल होता है। एडिशनल क्या होता है इसमें, एडिशनल OH ग्रुप होता है सेकंड पोजीशन में, ठीक है। इसके क्या होता है सेकंड पोजीशन में आरएनए में क्या होता है OH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से जो आरएनए होता है वो कैसा होता है अनस्टेबल। सेकंड पोजीशन आरएनए में, ठीक है ऑफ, ठीक है ना, किसके स्ट्रक्चर में, राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर में, किसके आरएनए में क्या होता है इसमें सेकंड पोजीशन में एक्स्ट्रा एडिशनल क्या होता है, एडिशनल OH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से जो आरएनए होता है वो कैसा होता है अनस्टेबल होता है। आपको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो कैसा होता है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आरएनए का है, ठीक है, राइबोस शुगर है, ये क्या है राइबोस शुगर। यहाँ पर OH H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या होगा OH होगा, H OH CH2OH, और यहाँ पर H। एक इसका स्ट्रक्चर है राइबोस का, राइबोस शुगर का, जो किसमें होता है, जो होता है आरएनए में। अंतर क्या है इसमें देखो, डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए में होता है और राइबोस जो किसमें होगा आरएनए में होता है। इसमें देखो अंतर क्या है, सेकंड पोजीशन में, किसमें सेकंड पोजीशन में देखो इसमें क्या है OH ग्रुप है, एडिशनल आरएनए में क्या है एडिशनल OH ग्रुप है सेकंड पोजीशन में, इसलिए जो आरएनए होता है कैसा होता है अनस्टेबल। सेकंड पोजीशन में आरएनए के क्या होता है OH ग्रुप होता है एडिशनल, इसीलिए जो आरएनए होता है वो होता है अनस्टेबल, समझ गए। अब बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेस। सो नाइट्रोजिनस बेस टू टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पेरिमिडिन। एक होता है क्या, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पेरिमिडिन। पेरिमिडिन, ठीक है। सो प्यूरिन एंड पेरिमिडिन, इसका भी आप स्ट्रक्चर समझ लो। सो प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो इसमें, एक इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया प्यूरिन का, ठीक है। एक इसका बन गया स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं प्यूरिन। एक इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया प्यूरिन का स्ट्रक्चर, जिसमें आप नंबरिंग कैसे करोगे देखो। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे नंबरिंग कहाँ से, इधर से, कार्ब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, समझ गए इसको कैसे मतलब नंबरिंग करना है आपको। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको ऐसे नंबरिंग करना है। किसका स्ट्रक्चर है ये, प्यूरिन का।
उसके बाद बात करेंगे हम लोग पैरिडीमिन, ठीक है। अब बात करेंगे किसके, पैरीमिडीन। सो पैरीमिडीन में देखो इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर, आपको इसका स्ट्रक्चर सिंपल दिखेगा। ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं पैरीमिडीन। ये क्या है, पैरीमिडीन है, जिसको नंबरिंग कैसे करोगे, सेम 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको ऐसे ही नंबरिंग करना है, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे किसका स्ट्रक्चर इस पर गिवन है। सबसे पहले बात करें हम लोग फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर आप समझ गए, जो होता है फॉर्मूला उसका PO4 3-। फिर होता है क्या, शुगर। शुगर में होता है 2 टाइप के, एक होता है राइबोस शुगर जो DNA में, जो RNA में होगा, और एक होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर जो होता है प्रेजेंट DNA में। फिर बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस किस में होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पैरीमिडीन, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और पैरीमिडीन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर आप समझ गए कैसा होता है, और ये है पैरीमिडीन। आप सबका स्ट्रक्चर समझ गए कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। अब बात करेंगे मतलब प्यूरिन और पैरीमिडीन। जो प्यूरिन होता है ये होता है 2 टाइप के, ठीक है। प्यूरिन होता है 2 टाइप के, और जो पैरीमिडीन है ये होता है 3 टाइप के है। कौन कौन सा होता है उसको भी डिस्कस कर लेंगे यहीं पर। सो प्यूरिन जो होता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, एक को बोलते हैं, इसमें होता है एडेनिन और एक होता है इसमें ग्वानिन। प्यूरिन 2 टाइप का होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। और देखो जो पैरीमिडीन है ये भी होता है 3 टाइप का। कौन कौन सा होता है ये, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो कौन कौन सा होता है, देखो सबसे पहले इसमें होता है साइटोसिन, थाइमीन, और एक होता है क्या, यूरासिल। डीएनए में, ठीक है, डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो आप बोलोगे कैसे, यहाँ 5 टाइप के हैं। सो डीएनए में क्या होते हैं, 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखो डीएनए में कौन कौन सा होता है प्रेजेंट। डीएनए में होता है, प्यूरिन में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन किस में होता है, ये होता है डीएनए में। आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह, ठीक है, आरएनए में क्या होता है, इन द प्लेस ऑफ थाइमिन, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है। थाइमिन का एक और नाम है 5 मिथाइल यूरासिल, ठीक है। थाइमिन का एक और नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल। सो देखो जो आरएनए है, आरएनए में क्या होता है, आरएनए में डीएनए की जगह में, ध्यान से सुनो आप, आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की प्लेस में, थाइमिन की जगह में क्या होता है, थाइमिन के प्लेस में होता है यूरासिल। आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह में क्या होता है, यूरासिल होता है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका कैसा है नाइट्रोजनस बेसिस का। तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप का होता है, एक होता है प्यूरिन, पैरीमिडीन। प्यूरिन 2 टाइप का होता है, एडेनिन, ग्वानिन। और जो पैरामिडीन है ये भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। आरएनए में क्या होता है, जो थाइमिन की जगह में, थाइमिन की प्लेस में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। तो आप समझ गए कैसे ये कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। बहुत लोग को समझ नहीं आता कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं और न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है उस दोनों में। सो देखो न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, ठीक है, आज आपको क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में दोनों में क्लियर हो जाएगा आपको। सो हम लोग बात करेंगे अब, सबसे पहले हम लोग शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कौन सा शुगर का, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। डीएनए का शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे,
डीऑक्सीराइबोस शुगर। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहां पर आएगा OH, यहां पर क्या होगा H, यहां पर क्या होगा H, H, OH। अगर मैं ये राइबोस का है बोलता तो क्या यहाँ पर क्या होता OH, ठीक है, लेकिन ये DNA का है डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये कौन सा शुगर है, ये है शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पर होगा H और यहाँ पर होगा OHCH2। नंबरिंग इसको देखो, नंबरिंग कैसे करेंगे इसका, तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। आप समझो क्या, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं। अगर शुगर के फर्स्ट, ठीक है, ये जो शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर है, शुगर के फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है, शुगर के फर्स्ट पोजीशन OH ग्रुप के साथ अगर नाइट्रोजनस बेसिस लिंक्ड है, ठीक है, अगर शुगर के फर्स्ट पोजीशन में OH के साथ क्या लिंक्ड है, OH के साथ नाइट्रोजनस बेसिस कनेक्टेड है, लिंक्ड है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो एक क्या है, शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसके साथ मतलब इसमें क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर होगा फर्स्ट पोजीशन के शुगर के, ठीक है, शुगर के फर्स्ट पोजीशन में क्या है, अटैच। शुगर के फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, शुगर के फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पर लिंक्ड होगा क्या, नाइट्रोजनस बेस। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस से पैरामिडीन है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट पोजीशन शुगर के फर्स्ट पोजीशन में क्या लिंक्ड है, क्या कनेक्टेड है, नाइट्रोजनस बेसिस। इस बॉन्ड को बोलेंगे, ठीक है, जो OH के साथ जो बॉन्ड बना है फर्स्ट पोजीशन, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो समझे बात को, मैं क्या बोला, एक क्या है, शुगर है, आप इसको समझो, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, सिंपल समझो आप, ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। समझ गए बात को। तो आप सिंपल समझना, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं, ठीक है, जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस एक साथ होते हैं, ठीक है, एक साथ ज्वाइंट लिंक्ड होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। तो क्या है, ये है न्यूक्लियोसाइड, ये है न्यूक्लियोसाइड। कैसे, कहाँ पर ये लिंक्ड होता है, तो शुगर के फर्स्ट पोजीशन के OH के साथ अटैच होता है क्या, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, शुगर के फर्स्ट पोजीशन के OH ग्रुप के साथ, शुगर के फर्स्ट पोजीशन कार्बन के OH ग्रुप के साथ अटैच होता है क्या, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये दोनों आपस में किससे अटैच हैं, जिसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, आपस में नाइट्रोजनस बेस और शुगर किससे अटैच है, जो क्या बॉन्ड बना रहा है, इस बॉन्ड को बोलते हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे, किसको बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। दूसरी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस दोनों को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, ठीक है, अब आप समझ गए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं। अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के बारे में। सो अगर शुगर के फिफ्थ पोजीशन में, अगर क्या, ध्यान से सुनो, अगर शुगर के फिफ्थ पोजीशन में, अगर शुगर के फिफ्थ पोजीशन में अटैच है फॉस्फोरस, ठीक है, अगर शुगर के फिफ्थ पोजीशन में क्या क्या अटैच है, फॉस्फोरिक एसिड अटैच है, इसके फिफ्थ पोजीशन में क्या होगा, इसके फिफ्थ पोजीशन में यहां पर फिफ्थ पोजीशन में देखो, समझो बात को,
यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ पोजीशन में किसके, शुगर के, शुगर के फिफ्थ पोजीशन में अगर OH ग्रुप अटैच है, शुगर के फिफ्थ पोजीशन में अगर OH ग्रुप अटैच है तो इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। बात समझे, अगर शुगर के साथ, अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ, बात समझो आप, अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ शुगर में फिफ्थ पोजीशन में अगर फॉस्फोरिक एसिड अटैच है, क्या अटैच है, अगर फॉस्फोरस अटैच है तो उसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे आप, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे, पूरे स्ट्रक्चर क्या बन गया, पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे अब न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे अब न्यूक्लियोटाइड। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो आप समझ गए कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, दोनों आपको क्लियर हो गया। अगर शुगर के साथ खाली क्या है, शुगर के साथ खाली नाइट्रोजनस बेस है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर शुगर के साथ क्या है, नाइट्रोजनस बेस भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा और क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे, बॉन्ड। इसी को बोलते हैं क्या, इसी बॉन्ड को बोलते हैं फोस्फो ईस्टर लिंकेज। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को बोलते हैं फोस्फो ईस्टर लिंकेज, फोस्फो ईस्टर लिंकेज। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, फोस्फो ईस्टर लिंकेज। तो आप समझ गए कि एन ग्लाइकोसिडिक, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसको बोलते हैं तो आप बोलोगे, अगर शुगर के फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है, अगर शुगर के फर्स्ट पोजीशन में नाइट्रोजनस बेस अटैच है और बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एक बॉन्ड बनाता है जिसको बोलते हैं क्या, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर शुगर के फिफ्थ पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप है तो क्या बॉन्ड, वो क्या बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ठीक है, इस सब स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। और यही क्या बनाता है, यही बनाता है पूरे, इसी को बोलते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऐसे मतलब बहुत सारे रिपोर्टिंग यूनिट क्या बनाएंगे, ऐसी बहुत सारे रिपोर्टिंग यूनिट बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ऐसे बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्या करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करेंगे। तो आप समझ गए इसका स्ट्रक्चर क्या किसको बोलते हैं, आपको क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ेंगे। सो आप देखेंगे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, किसने मतलब डिस्कवर किया था, दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। सो आप पढ़ेंगे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, सो आप क्या पढ़ेंगे, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया था, सो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, किसने दिया था इसको, इसको दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इसको स्टडी किसने किया था, लेकिन इसको डबल हेलिक्स मॉडल को, ठीक है, मतलब इसको बताया किसने था, इसको स्टडी किया था एक्सरे में कौन किए थे, फ्रैंकलिन एंड विंकलिन ने क्या किया था, एक्सरे मॉडल में इसको स्टडी किया था। लेकिन इसको डिस्कवर दिया किसने था, इसको इसको दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक, वाटसन एंड क्रिक ने क्या क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक रूल समझेंगे, रूल जिसको बोलते हैं चार्ज-गॉफ रूल। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं चार्ज-गॉफ रूल। सो अकॉर्डिंग टू चार्ज-गॉफ रूल में क्या बताया है, देखो, सो चार्ज-गॉफ रूल क्या है, इसमें क्या समझाया है, चार्ज-गॉफ रूल में बताया है जो A+T,
ठीक है ना। ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, मतलब इसका मतलब ये है प्यूरिडिन जो प्यूरिन है इक्वल होता है किससे, पैरिमिडिन से। इसका मतलब क्या है, प्यूरिन इक्वल होता है किससे, प्यूरिन इक्वल होता है पैरिमिडिन से। ए प्लस टी जी प्लस सी मतलब प्यूरिन इज इक्वल टू पैरिमिडिन। ठीक है, तो यही मतलब है चार्जगॉफ रूल। सिंपल है, बस कुछ नहीं समझना है ज़्यादा। क्या समझना है हम लोग को, बस कि चार्जगॉफ रूल क्या है, जिसमें क्या होता है, ए प्लस टी इक्वल होता है किससे, ए प्लस टी इक्वल होता है जी प्लस सी से। समझ गए बात, ये इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं चार्जगॉफ रूल। अब देखो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, आप क्या देखेंगे, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये होता है शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट और शुगर। ठीक है, उसके बाद इसको यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट और शुगर। तो ये क्या बन गया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक, ये क्या है, डीएनए डबल हेलिक्स है। इसको सिंगल को बोलेंगे सिंगल हेलिक्स। ठीक है ना, ये क्या है, सिंगल हेलिक्स है। ये क्या है, एक हेलिक्स, मतलब जिसमें 2 हेलिक्स है। इसमें आपको पहला हेलिक्स दिख रहा है, इस ये क्या है, एक हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स। ये क्या है, हेलिक्स है, एक सिंगल हेलिक्स। और इसमें कितना हेलिक्स है, इसमें 2 हेलिक्स है, उसीलिए इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, किसका, डीएनए का। इसमें देखो क्या बताया है, इसमें इसमें जो शुगर होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, इसमें शुगर होंगे, वो अटैच होंगे किससे, शुगर जो है किससे अटैच होंगे, देखो शुगर अटैच होता है किससे, नाइट्रोजनस बेस से। ठीक, इसमें क्या होता है, जो शुगर होते हैं वो अटैच होते हैं किससे, वो अटैच होते हैं नाइट्रोजनस बेस से। सो यहाँ पर क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस ए, एक जो ए है, आप एक बात समझाऊंगा, रुको सुनो, रुको आप समझे इसको पहले। सो ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक, आपस में क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। सो एक बात समझो आप, कि जो एडेनिन है, जो क्या है, जो एडेनिन है वो हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ। एडेनिन बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, एडेनिन बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ। कौन सा, कितना बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे, किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जो एडेनिन बना रहा है बॉन्ड किसके साथ, थायमिन के साथ, इस बॉन्ड को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जो एडेनिन है ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, थायमिन के साथ, जिसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा एडेनिन बनाएगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड थायमिन के साथ। और जो ग्वानिन है, जो साइटोसिन है, बॉन्ड बनाता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। ठीक है, जो साइटोसिन है ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ग्वानिन के साथ। ठीक है, इसको आप, ग्वानिन बनाएगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखो, हमेशा जो ग्वानिन है वो बनाता है बॉन्ड किसके साथ, साइटोसिन के साथ। ठीक है, हमेशा ग्वानिन क्या है, वो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हमेशा ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, किसका है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। किसका बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं आपको हर पॉइंट को क्लियर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट डबल मॉडल ऑफ हेलिक्स का डीएनए का देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें डीएनए में क्या होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं। डीएनए किससे बना है, दो ठो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। एक क्या है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, एक सिंगल को बोलेंगे क्या, एक क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इसको मतलब जो डीएनए है किससे बना है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। डीएनए किससे बना है, डीएनए बना है 2 ठो पॉलीपेप्टाइड चेन से डीएनए फॉर्म बना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एडेनिन अटैच है। ठीक है, एडेनिन, जो एडेनिन है ये बॉन्ड बनाया है थायमिन के साथ, डबल बॉन्ड जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ग्वानिन है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया है किसके साथ, साइटोसिन के साथ, जिस बॉन्ड को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड।
सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जो इसका एक सिंगल पिच है, ठीक है, इस सिंगल पिच है जो मतलब आप समझो ये डीएनए है दे, एक क्या है डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में जो सिंगल पिच है इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, सिंगल पिच में बेस पेयर होते हैं 10, ठीक है। एक पिच में एक डीएनए के पिच में टोटल बेस पेयर कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। कितना बेस पेयर होते हैं इसमें, 10 बेस पेयर होते हैं। और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस, ठीक है, एक बेस पेयर के दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होता है, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34 एंगोस्टर। अगर आप दो दो ठो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो कितना होगा, 0.34 एंगोस्टर। अगर आप इंटू करोगे 10 इंटू 0.34 तो कितना होता है ये टोटल, मतलब कितना होगा ये 3.4 एंगोस्टर। मतलब ये डीएनए है, डीएनए का एक पिच कितना होता है, 10 बेस पर इसमें होते हैं। और कितना उसका होता है ये लेंथ, इसका लेंथ होता है 3.4 एंगोस्टर। समझ गए। और देखो जो डीएनए होता है उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, डीएनए हमेशा क्या होता है, डीएनए हमेशा एंटी पोलैरिटी रन करता है। कैसे रन करता है, ये हमेशा एंटी पैरेलल रन करता है। जो डीएनए होता है कैसे रन करता है, डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल रन करता है। मतलब एंटी पैरेलल पोलैरिटी मतलब क्या होता है, देखो अगर यहाँ पर 5-3 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5-3 है, तो नीचे क्या होगा, देखो नीचे होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा 3 से 5, ठीक है। डीएनए हमेशा कैसे रन करता है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी में रन करता है। फोर्थ पॉइंट समझ गया, डीएनए कैसे रन करता है, डीएनए हमेशा एंटी पैरेलल रन करता है, एंटी पोलैरिटी, ठीक है, एंटी पैरेलल रन करता है डीएनए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका हर चीज। डीएनए कैसे रन करता है, एंटी पैरेलल रन करता है। तो आप समझ गए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, ठीक है। आपको हर चीज समझ आ गया होगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या है, हमेशा कैसे रन करता है, एंटी पैरेलल रन करता है। तो ये था आपका डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट था मैं आपको हर चीज़ इसमें डिस्कस किया हूँ। तो आप समझ गए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल में क्या क्या होता है। तो ये क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो आप किससे ज्वाइंट है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में किससे ज्वाइंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो आपस में किससे लिंक्ड होंगे, किससे ज्वाइंट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे अब सेंट्रल डोग्मा। अब बात करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल डोग्मा। सो सेंट्रल डोग्मा क्या है, देखो इसका मतलब क्या होता है सेंट्रल डोग्मा। सो अब बात करेंगे किसके बारे में, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा। सो सेंट्रल डोग्मा क्या है, मतलब देखो जब डीएनए से डीएनए बनता है, जब क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं क्या, जब डीएनए से डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, अगर क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अगर, ठीक है, डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए से बन रहा है, डीएनए से बन रहा है आरएनए, जिसको क्या बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है, अगर क्या है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, अगर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। इससे क्या बनेगा, और प्रोटीन, जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। तो यही इसी को बोलते हैं क्या, सेंट्रल डोग्मा। ठीक, यही क्या है, इसी को बोलते हैं
सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर ये तो नॉर्मली क्या होता है, ह्यूमन में होता है। अगर देखो वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस में क्या होता है, जो एमआरएनए है इससे क्या बनता है, कभी वायरसेस में क्या होता है, एमआरएनए से बन जाता है डीएनए। वायरसेस में क्या होता है, अपोजिट होता है जस्ट। इसमें क्या होता है, एमआरएनए से बनता है डीएनए। क्या बनता है उसमें, एमआरएनए से बनता है डीएनए। इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यही आपका है क्या, सेंट्रल डोग्मा। ठीक, ये क्या है, सेंट्रल डोग्मा। अब देखेंगे हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कैसे डीएनए हेलिक्स का जो होता है ये पैकेजिंग होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो देखो डीएनए का हेलिक्स, जो डीएनए का लेंथ होता है, हम लोग ने बताया, मैं आपको अभी जस्ट बताया हूँ आपको, दो ठो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है, 0.34। ठीक है, एंगस्टर। सो कितना होता है, देखो डिस्टेंस, सबसे पहले आप समझो डिस्टेंस बिटवीन किसका, टू बेस पेयर कितना होता है, 0.34 एंगस्टर। अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे, ठीक है, 0.3 बेस पेयर को इंटू करेंगे किससे, अगर 0.3 बेस पेयर को हम लोग एंगस्टर से किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में, तो क्या होगा इसमें 10⁹ आएगा। अगर इसको इंटू करेंगे हम लोग किसमें, अगर इसको इंटू करेंगे हम लोग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में। ठीक है, जो डीएनए है, डीएनए की हम लोग किसमें करेंगे इंटू, इसको टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो ह्यूमन में होता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन में कितना होता है, इसको भी बात कर चुके हैं, 6.6 इंटू 10⁹ अगर आप इसको इंटू करोगे और कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोमैक्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना आता है आंसर, 2.2 2.2 मीटर। ठीक है, तो आप समझ गए बात को, नहीं समझे हो मैं फिर समझाऊंगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए के जो हेलिक्स है उसको पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट किए, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन दो ठो बेस पेयर के बीच में, दो ठो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 0.34 एंगस्टर। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 0.34 इंटू 10⁹ और ह्यूमन में, टोटल ह्यूमन में बेस पेयर कितना होता है, ह्यूमन में टोटल बेस पेयर होता है 6.6 10⁹ ठीक है, कितना होता है ह्यूमन में टोटल बेस पेयर, ह्यूमन में टोटल बेस पेयर होता है 6 इंटू 6 10⁹ अगर इसको आप कैलकुलेशन करोगे और निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 2.2 मीटर। मतलब डीएनए का लेंथ होता है, ठीक है, जो डीएनए का लेंथ होता है कितना होता है, 2.2 मीटर का होता है। डीएनए कितने मीटर का होता है, 2.2 मीटर का डीएनए होता है। अब इसको आपको पैकिंग करना है, ठीक है, इसको आपको किस पैकिंग करना है, न्यूक्लियस में। भाई न्यूक्लियस छोटा सा है और डीएनए इतना बड़ा, मतलब 2.2 मीटर का है, समझ रहे हो, मीटर मतलब बहुत लंबा लंबा। ठीक है, तो कैसे मतलब पैकिंग होता है इसको, तो उसी को पढ़ेंगे कैसे जो है डीएनए का कैसे पैकिंग होता है। ठीक है, उसको क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, कैसे बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके बताऊंगा कि कैसे जो डीएनए का है इसमें पैकिंग होता है। तो इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें होता है एक प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं हिस्टोन। हिस्टोन क्या है, एक प्रोटीन है जो पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है। क्या ये बेसिक पॉजिटिव प्रोटीन है, एक क्या है बेसिक, एक क्या है हिस्टोन, एक बेसिक पॉजिटिव प्रोटीन है ये। ठीक है, एक क्या है बेसिक पॉजिटिव प्रोटीन है क्या, हिस्टोन।
हिस्टोन क्या है समझ गए? एक क्या है? बेसिक पॉजिटिव प्रोटीन है जो क्या फॉर्म करता है, जो हिस्टोन है फॉर्म करेगा, जो किसमें रिच होता है? हिस्टोन रिच होता है किसमें? आर्जिन एंड रिच इन आर्जिन एंड लाइसिन। जो हिस्टोन होता है, ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन पॉजिटिव प्रोटीन है, ये किसमें रिच होता है? हिस्टोन प्रोटीन रिच होता है किसमें? आर्जिन में, और होता है रिच किसमें? लाइसिन में। आर्जिन और लाइसिन में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन रिच होता है। और क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है ऑक्टामर। फॉर्म आ 8 मॉलिक्यूल का एक, ठीक है, यूनिट। एक ये क्या फॉर्म करता है? 8 मॉलिक्यूल का एक यूनिट फॉर्म करता है। फॉर्म आ 8 मॉलिक्यूल। ये क्या करता है? 8 मॉलिक्यूल का एक यूनिट फॉर्म करता है। 8 मॉलिक्यूल ऑफ ए यूनिट जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टोन ऑक्टामर। जिसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। समझ गए? हिस्टोन ऑक्टामर मतलब इसमें टोटल कितने होंगे? कौन कौन से होते हैं? देखो, हिस्टोन ऑक्टामर इसमें होता है H2A, H2B, H3 और H4। एक क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, एक क्या है? इसको बोलते हैं क्या? ये है हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, एक क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर जो क्या करता है? पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक क्या है? प्रोटीन है जो क्या होते हैं? डीएनए के पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप समझ गए हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक बेसिक पॉजिटिव प्रोटीन है। ठीक है, हिस्टोन क्या है? बेसिक पॉजिटिव प्रोटीन जो किसमें रिच होता है? आर्जिन एंड लाइसिन में। ठीक है, जो किसमें रिच होगा? आर्जिन एंड लाइसिन में ये रिच होता है। और क्या फॉर्म करता है? 8 मॉलिक्यूल का एक यूनिट फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। H2A, H2B, H3। ठीक है, H2A, H2B, H3 एंड H4। एक क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर जो किसमें इन्वॉल्व है? डीएनए के पैकेजिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, एक किसमें इन्वॉल्व है? ये है डीएनए के पैकेजिंग में ये इन्वॉल्व है। सो आप देखो अब क्या होता है डीएनए का जो पैकेजिंग है कैसा होता है। सो आप पढ़ेंगे कैसे जो डीएनए है इसका पैकेजिंग होता है। तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर इसको पहले आप समझ लो। ठीक है, फिर आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो देखो, ये है डीएनए। डीएनए सबसे पहले आप समझ लो कि जो डीएनए होता है कैसा होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज। क्यों होता है भाई नेगेटिवली चार्ज? क्योंकि उसमें क्या है? एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। पढ़े पढ़े ना अभी हम लोग। डीएनए में क्या होता है? फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट की वजह से, उस फॉस्फेट की वजह से जो डीएनए है कैसा होता है? डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको डीएनए कैसा होता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। सो ये डीएनए है। डीएनए के अराउंड क्या होगा? यहाँ पर डीएनए के अराउंड क्या रैप्ड होगा? डीएनए के अराउंड रैप्ड होगा हिस्टोन ऑक्टिक। ये क्या है? ये है हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, क्या है हिस्टोन ऑक्टोमर? आप समझो, ये है हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड क्या कौन रैप्ड होगा? ठीक है, हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड रैप्ड होगा कौन? क्या? डीएनए। डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज है ये क्या है? डीएनए। सो इसके अराउंड क्या होगा? हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड जो डीएनए है कैसा होगा? रैप्ड होगा। मतलब ये डीएनए तो इसके अराउंड क्या होगा? ये हिस्टोन ऑक्टोमर इसका अराउंड क्या होगा? डीएनए होगा, लिपटा हुआ रहेगा। डीएनए कैसा रहेगा? लिपटा हुआ रहेगा। किसके किसको किसके ऊपर डीएनए है और लिपटा हुआ रहेगा? हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर जो डीएनए है कैसे रहेगा? लिपटा हुआ रहेगा। यहाँ पर एक हार्मोन होता है, ठीक, एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं क्या? यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं H1। यहाँ पर क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं H1 हिस्टोन लिंकर। ये क्या है? H1 बोलते हैं इसको। नाम क्या है इसका? H1, जिसको बोलते हैं हिस्टोन लिंकर। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोन लिंकर। जो लिंक करता है आपस में, क्या कर रहा है? डीएनए को लिंक कर रहा है। ठीक, इसको बोलते हैं हिस्टोन लिंकर। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोन लिंकर बोलते हैं। तो आप देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। सो आप समझो, एक क्या है? एक डीएनए है। ठीक है, आप अभी के लिए समझ लो कि क्या है? एक डीएनए है। एक डीएनए है। और ये क्या है?
सॉरी, एक क्या है, एक यह है हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, ये जो आपको डब्बा दिख रहा है ये क्या है, जो डब्बा ये है आपका है हिस्टोन ऑक्टोमर, और जो आपको थ्रेड दिख रहा है ये क्या है, ये है डीएनए। हिस्टोन ऑक्टोमर है ये, और ये क्या है, डीएनए है। हिस्टोन ऑक्टोमर किससे मिलकर बना है, H2A, H2B, H3H4, ये सब से मिलकर बना है क्या, हिस्टोन ऑक्टोमर। इस सब से मिलकर बना है क्या, हिस्टोन ऑक्टोमर बना है। और ये क्या है, डीएनए है। ये है पॉजिटिवली चार्ज, ये है नेगेटिवली चार्ज। ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हम लोग को पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब अब देखो ये हिस्टोन ऑक्टोमर है, सो डीएनए कैसे उसके अराउंड रैप्ड रहता है, ये डीएनए है, सो डीएनए इसके अराउंड ऐसी रैप्ड रहता है। ठीक है, ऐसी क्या होता है, डीएनए आपस में ऐसी रैप्ड होता है। बात समझ आया, ये कैसा होता है, डीएनए आपस में ऐसी रैप्ड होता है। बात समझे, अब क्या बन गया, इसको बोल अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आप न्यूक्लियोजोम। क्या हुआ समझे, ये क्या था, ये था हिस्टोन ऑक्टोमर। ये क्या था, ये था हिस्टोन ऑक्टोमर। इसके ऊपर क्या रेप्ड हुआ, इसके ऊपर में क्या रेप्ड हुआ, इसके ऊपर में रेप्ड हुआ डीएनए। इसके ऊपर में क्या रेप्ड हुआ, डीएनए रेप्ड हुआ। क्योंकि भाई इतना बड़ा जो डीएनए है आप देखो ना, इतना बड़ा डीएनए थोड़ी आएगा, मतलब ठीक है, इस इतना बड़ा डीएनए न्यूक्लियस में थोड़ी आएगा। तो इसलिए मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। ठीक है, सो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियोजोम। न्यूक्लियोजोम किसका होता है समझ गए, इसमें क्या होता है न्यूक्लियोजोम में, H1 होता है प्लस, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, इसमें 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए के। ठीक है, इसमें क्या होता है, 200 बेस पेयर होते हैं किसके, डीएनए के। और क्या होता है इसमें, हिस्टोन ऑक्टोमर। और क्या होता है इसमें, हिस्टोन ऑक्टोमर। उसी को बोलते हैं क्या, उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोजोम। आप समझ गए कि कैसे जो हिस्टोन ऑक्टोमर इसके अराउंड कैसे जो डीएनए है कैसे लिपटा हुआ रहता है। क्लियर समझ आ गया कि कैसे जो कितना बड़ा डीएनए होता है, कैसे मतलब आपस में कैसे लिपटे हुआ रहता है। जिस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोजोम। अब बात करेंगे हम लोग, और आपको जब मैक्रोस्कोप से आप देखोगे, ठीक है, इसको आप मैक्रोस्कोप से आप देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ये ब्रिड ऑन स्ट्रिंग, ब्रिड ऑन स्ट्रिंग की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें आप न्यूक्लियोजोम में क्या होता है, न्यूक्लियोजोम में एक रिपीटिंग यूनिट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोजोम में क्या होता है, एक रिपीटिंग यूनिट होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। न्यूक्लियोजोम में क्या होता है, एक रिपीटिंग यूनिट होता है, रिपीटिंग यूनिट होता है जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन। न्यूक्लियोजोम में क्या होता है, एक रिपीटिंग यूनिट होता है जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमेटिन। अब बात करेंगे हम लोग, जो रिपीटिंग यूनिट है क्या है, क्रोमेटिन। सो अब है एक प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। एक प्रोटीन को बोलते हैं एच, ठीक है, NHC। NHC क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल। तो आपके स्टार्टिंग में उसको भी दिया है, तो डिस्कस कर लेते हैं भाई, 2 मिनट का टॉपिक है। सो देखो, एक टॉपिक दिया है क्या आपके स्टार्टिंग में, NHC, मतलब एक, इसका मतलब क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल प्रोटीन। सो नॉन क्रोमोजोमल, ठीक है, देखो जो नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन क्या है, ये 2 टाइप के होते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन, और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। एक क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन।
सो आप देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, क्या अंतर है भाई, यूक्रोमेटिन में क्या अंतर है और हेट्रोक्रोमेटिन में क्या अंतर है। ठीक है, सो देखो पहला डिफरेंस क्या है, ये कैसा होता है, यूक्रोमेटिन कैसा होता है, यूक्रोमेटिन रूजली पैक होता है। कैसा होता है ये, रूजली पैक्ड होता है। ठीक है, जो यूक्रोमेटिन है कैसा होता है, ये रूजली पैक्ड होता है। ये कैसा होता है, डेंसली पैक्ड। ये कैसा होता है, डेंस पैक्ड। जो यूक्रोमेटिन है कैसा होता है, लूजली पैक्ड। और वो कैसा होता है, हेट्रोक्रोमेटिन डेंस पैक्ड। ये कैसा होता है, स्टेन लाइट। ये कैसा होता है, स्टेन लाइट होता है, लाइट स्टेन का होता है। ठीक ठीक है, ये कैसा होता है, डार्क स्टेन का होता है, डार्क स्टेन का होता है। ये कैसा होता है, लाइट स्टेन का होता है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, थर्ड पॉइंट ये है इसका कि यूक्रोमेटिन का, जो यूक्रोमेटिन है, पहला पॉइंट क्या है इसका, ये कैसा होता है, लूजली पैक्ड होता है, स्टेन लाइट होता है, और कैसा होता है, ये एक्टिव होता है। ये कैसा होता है, यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ये होता है इनएक्टिव। ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। तो ये था क्या, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो टू टाइप के होते हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है क्या, हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन है कैसा होता है, लूजली पैक्ड होता है, लाइट स्टेन होता है और एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है, डेंस पैक्ड होता है, डार्क स्टेन होता है और इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये था आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कैसे डीएनए के हेलिक्स का पैकेजिंग होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे डीएनए के हेलिक्स का पैकेजिंग होता है। आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आज कि कैसे जो डीएनए है, डीएनए का हेलिक्स का कैसे पैकिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग ने इस लेक्चर में पूरा डीएनए के बारे में स्टडी किया, डीएनए क्या है, उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट, ठीक है, कैसे डीएनए का पैकिंग होता है, उसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।